नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की गहराइयों में उतरेंगे जो जमीन से जुड़ा है, खासकर पंजाब के संदर्भ में। जी। ये कानून जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर खेती या प्रबंधन को बेहतर बनाने, यानी चकबंदी, और जमीन को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बंटने से रोकने के बारे में है। हमारा मकसद है इस कानून के तहत अधिकारियों को मिली शक्तियों और कुछ आम प्रक्रियाओं को समझना। तो चलिए इसके अहम हिस्सों पर बात करते हैं। बिल्कुल। जमीन, खासकर खेती वाली जमीन का प्रबंधन हमारे देश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हम्म। चकबंदी और विखंडन को रोकने वाले कानून इसी प्रबंधन को सुचारू बनाने की कोशिश करते हैं। ये न सिर्फ जमीन के बेहतर इस्तेमाल का रास्ता दिखाते हैं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को भी नियमों में बांधते हैं। तो जमीन के स्तर पर चकबंदी को असल भी करने के लिए अधिकारियों को कुछ खास अधिकार तो चाहिए होंगे ना। मतलब वे सिर्फ दफ्तर में बैठकर तो ये काम नहीं कर सकते। अध्याय 4 शायद इसी बारे में है। सही कहा। यहीं पर अधिनियम का अध्याय 4 काम आता है। चकबंदी अधिकारी या जिसे भी वो इस काम के लिए अधिकृत करे, उसे किसी भी जमीन पर जाने का पूरा अधिकार है। हम्म। वो वहां जाकर जमीन नाप सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में पैमाइश या निशानदेही कहते। सर्वे के पक्के निशान लगा सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए जरूरी है। अच्छा। बिना जमीन पर जाए ये काम संभव ही नहीं है। अच्छा, यानी उन्हें जमीन पर पूरी पहुंच मिलती है। और ये जो सर्वे के निशान लगाने की बात हुई, हाँ। अगर कोई उनसे छेड़छाड़ करे तो, क्योंकि जमीन के मामलों में निशान बहुत अहम होते हैं। क्या इसके लिए कोई सजा या जुर्माना है? हाँ, ये बहुत गंभीर मामला माना जाता है। अगर कोई जानबूझकर इन कानूनी तौर पर लगाए गए सर्वे के निशानों को तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है या बिना कानूनी अधिकार के हटा देता है, तो चकबंदी अधिकारी उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकते हैं। ये जुर्माना हर एक निशान के लिए 50 रुपए तक हो सकता है। अच्छा, 50 रुपए, ये रकम तो आज के जमाने में काफी कम लगती है। क्या ये वाकई में किसी को गलत काम करने से रोक पाती होगी? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है, क्योंकि कानून 1948 का है। उस समय 50 रुपए की कीमत ज्यादा थी। अच्छा, हाँ, ये तो है। बहरहाल, कानून में यही प्रावधान है। इस जुर्माने की रकम का इस्तेमाल उस निशान को दोबारा ठीक करवाने और अगर किसी ने इसकी सूचना दी है तो उसे इनाम देने के लिए किया जाता है। ठीक है। और एक जरूरी बात, इस जुर्माने के लगने का मतलब ये नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 434 के तहत अलग से कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ओहो। वो रास्ता भी खुला रहता है। अच्छा, यानी दोहरी कार्रवाई संभव है। अब ये बताइए कि इन निशानों की देखभाल या उनके टूटने हटने की खबर देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ जमीन के मालिक की जिम्मेदारी है? नहीं, ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से गांव के अधिकारियों की है। गांव के अधिकारियों की? हाँ, हर गांव का अधिकारी, जैसे पटवारी या लंबरदार, कानूनी तौर पर बाध्य है कि अगर उसकी संपत्ति या इलाके में कोई सर्वे का निशान तोड़ा गया है, हटाया गया है या उसे नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो तुरंत चकबंदी अधिकारी को इसकी सूचना दे। अच्छा, ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। ठीक है। तो अधिकारियों को जमीन पर जाने का, निशानदेही करने का अधिकार है, पर क्या उन्हें लोगों को बुलाने का, यानी पूछताछ या जानकारी के लिए तलब करने का भी अधिकार है, जैसे अदालतें समन भेजती हैं? हाँ बिल्कुल, चकबंदी अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पास ये शक्ति है। अगर उन्हें लगता है कि किसी कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है, तो वो उसे समन भेज सकते हैं। और जिसे समन मिला है, उसे बताए गए समय और जगह पर हाजिर होना होगा। अगर कोई खुद नहीं आ सकता तो? अगर समन में इसकी इजाजत दी गई है, तो वो व्यक्ति अपने किसी मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि या वकील के जरिए भी हाजिर हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक बार हाजिर होने पर, चाहे खुद या प्रतिनिधि के जरिए, व्यक्ति जिस मामले में उसकी जांच हो रही है उसके बारे में सच बताने के लिए बाध्य है। सच बताने के लिए बाध्य है। और साथ ही अधिकारी जिन दस्तावेजों या चीजों की मांग करते हैं, उन्हें भी पेश करना होगा। ये तो काफी व्यापक शक्तियां हैं जो सीधे तौर पर चकबंदी के काम से जुड़ी हैं। अब थोड़ा हटकर इस पूरी व्यवस्था के संचालन से जुड़े कुछ सामान्य नियमों की बात करते हैं, जो शायद अध्याय 5 में दिए गए हैं। जी जैसे, इन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? सही। अध्याय 5 में ऐसे ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधान है। अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास? हाँ, सरकार जिसे भी ठीक समझे इस अधिनियम के प्रशासन के लिए नियुक्त कर सकती है। और क्या ये अधिकारी अपनी शक्तियां किसी और को दे सकते हैं? मान लीजिए कोई अधिकारी बहुत व्यस्त है या किसी खास काम के लिए किसी और को अधिकृत करना चाहता है। हाँ, इसकी भी व्यवस्था है। राज्य सरकार खुद अपनी कोई शक्ति या काम अधिसूचना जारी करके अपने किसी अधिकारी को
नाम से या पद के हिसाब से सौंप सकती है। अच्छा, इसे शक्तियों का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन कहते हैं। डेलीगेशन, हाँ। इसी तरह चकबंदी अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी भी अगर राज्य सरकार मंजूरी दे दे तो अपनी कोई शक्ति या काम राज्य सरकार की सेवा में लगे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकते हैं। यानी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों को नीचे तक सौंपा जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी कौन रखता है? क्या राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो देखे कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं? क्या वो किसी अधिकारी के फैसले को बदल सकती है? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। राज्य सरकार किसी भी समय किसी भी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी आदेश, बनाई गई या मंजूर की गई योजना या जमीन के पुनर्वितरण, जिसे रिपार्टीशन कहते हैं, हाँ, पुनर्वितरण। उसकी वैधता या औचित्य की जांच कर सकती है। इसके लिए वो उस मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड मंगवा सकती है, चाहे मामला अभी चल रहा हो या उसका निपटारा हो चुका हो। अच्छा, रिकॉर्ड मंगवा सकती है। और जांच के बाद सरकार जैसा ठीक समझे वैसा आदेश पारित कर सकती है। तो इसका मतलब है कि निचले स्तर के अधिकारी के फैसले अंतिम नहीं है। सरकार उनकी समीक्षा कर सकती है। जी हाँ। लेकिन क्या इसमें कोई शर्त भी है? क्या सरकार बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही फैसला बदल सकती है? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसमें एक अहम शर्त है, जिसे परंतु या प्रोवाइजो कहते हैं। प्रोवाइजो। हाँ, सरकार किसी भी आदेश, योजना या पुनर्वितरण में तब तक कोई बदलाव या उलटफेर नहीं करेगी जब तक कि उससे प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई का मौका ना दिया गया हो। अच्छा, सुनवाई का मौका देना जरूरी है। हाँ, ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? हाँ, एक अपवाद है। अगर राज्य सरकार को ये पक्का यकीन हो जाए कि पूरी कार्रवाई किसी गैर कानूनी लेन देन या विधि विरुद्ध प्रतिफल यानी अनलॉफुल कंसिडरेशन के वजह से दूषित हो गई है। यानी भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो फिर शायद प्रभावित पक्ष को सुने बिना भी कार्रवाई की जा सकती है। और एक और बात, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आजकल ये समीक्षा करने की शक्ति आमतौर पर सरकार ने संबंधित जिले के उपायुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर को सौंपी हुई है। अच्छा, डीसी को। ये जानना जरूरी है कि व्यवहार में ये शक्ति कौन इस्तेमाल कर रहा है। जी। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, गांव की साझी जमीन जिसे सामान्य प्रयोजन के लिए रखा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चकबंदी के दौरान या वैसे भी ऐसी जमीन का क्या होता है? क्या उसे गांव के मालिकों में बांटा जा सकता है? ये प्रावधान गांव के सामूहिक जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। कानून साफ कहता है कि जो जमीन सामान्य प्रयोजन के लिए आरक्षित है, चाहे वो चकबंदी योजना में बताई गई हो या नहीं, उसे गांव के मालिकों के बीच कभी भी विभाजित नहीं किया जाएगा। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। चाहे कोई और कानून कुछ भी कहता हो या किसी अदालत या अथॉरिटी का कोई भी पुराना फैसला, हुक्म या आदेश क्यों ना हो, ये जमीन सिर्फ और सिर्फ गांव के साझे कामों के लिए ही इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। ये तो बहुत स्पष्ट निर्देश है। यानी शामलात या पंचायत की जमीन अपनी जगह सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं अपील की। अगर कोई व्यक्ति चकबंदी अधिकारी के किसी फैसले से सहमत नहीं है, तो क्या उसके पास अपील करने का कोई सामान्य अधिकार है? देखिए, इस अधिनियम के तहत अपील या पुनरीक्षण यानी रिवीजन के अधिकार बहुत सीमित हैं। सीमित है। हाँ, कानून कहता है कि इस अधिनियम में जहां अपील या पुनरीक्षण का प्रावधान स्पष्ट रूप से दिया गया है, सिर्फ वहीं अपील हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। तो मतलब हर फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, सिर्फ जहां कानून इजाजत दे वहीं संभव है। बिल्कुल सही। अच्छा, कई बार फैसलों में लिखने या गिनती के छोटी-मोटी गलतियां रह जाती हैं, जैसे टाइपिंग मिस्टेक। जी हाँ। उनका क्या होता है? हाँ। क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए प्रावधान है। अगर किसी आदेश में कोई लिपिकीय मतलब क्लेरिकल यानी लिखने की गलती या अंकगणितीय मतलब अरिथमेटिकल यानी हिसाब किताब की गलती रह गई है, जो किसी आकस्मिक चूक या भूल की वजह से हुई है, तो उससे संबंधित अधिकारी खुद अपनी पहल पर मतलब सुओ मोटो। हाँ, या किसी प्रभावित पक्ष के आवेदन करने पर किसी भी समय ठीक कर सकता है। ये तो जरूरी है ताकि छोटी गलतियों की वजह से किसी को परेशानी ना हो। बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल, क्या कोई व्यक्ति इन चकबंदी से जुड़े मामलों को लेकर आम सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत में जा सकता है? नहीं, ये इस कानून का एक बहुत सख्त प्रावधान है। सख्त प्रावधान। हाँ, कोई भी सिविल कोर्ट ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं करेगा जिसे तय करने, फैसला देने या निपटाने का अधिकार इस अधिनियम ने राज्य सरकार या किसी अधिकारी को दिया है।
ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरी तरह से वर्जित है, मतलब बार्ड है। पूरी तरह वर्जित। हाँ, इसका मकसद शायद ये है कि चकबंदी की प्रक्रिया तेजी से और बिना ज्यादा कानूनी अड़चनों के पूरी हो सके। यानी चकबंदी के मामलों के लिए विशेष व्यवस्था है और आम अदालतों का दरवाजा बंद है। जी। अब एक और पहलू, जो अधिकारी ये सब काम कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा मिलती है? मान लीजिए कोई उनके खिलाफ केस करना चाहे कि उन्होंने गलत काम किया है। हाँ, अधिकारियों को सुरक्षा दी गई है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त के साथ। हाँ, अगर किसी लोक सेवक या इस काम के लिए नियुक्त या अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत मिली किसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए या नियमों के अनुसार कोई काम सद्भावनापूर्वक, मतलब इन गुड फेथ किया है सद्भावनापूर्वक। अच्छा। या करने का इरादा रखता है, तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यहाँ सद्भावनापूर्वक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अगर उन्होंने नेक नियति से काम किया है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाया गया है। जाहिर है ये उन्हें बिना डरे अपना काम करने में मदद करता होगा। बिल्कुल। अब अंत में, क्या सरकार के पास इस पूरे अधिनियम को लागू करने के लिए और ज्यादा विस्तृत नियम बनाने की शक्ति है? हाँ, बिल्कुल। राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का पूरा अधिकार है। अच्छा। इन नियमों में कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि? जैसे कि जानकारी प्रकाशित करने का तरीका क्या होगा, सार्वजनिक सूचना कैसे दी जाएगी, चकबंदी योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, साझे कामों के लिए जमीन कैसे आरक्षित की जाएगी और उससे जुड़ी कार्यवाही क्या होगी। इसमें गांव की आबादी में जमीन देना भी शामिल है, मालिकों और गैर मालिकों को। गैर मालिकों को भी? जैसे? हाँ, जैसे अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के सेख, कारीगरों, मजदूरों वगैरह को, चाहे मुआवजे पर या भुगतान पर। इसके अलावा मुआवजे की वसूली कैसे होगी, अपील और आवेदनों के लिए कितनी फीस लगेगी, कौन से दस्तावेज साथ लगाने होंगे, अपील कितने समय में करनी होगी, पट्टों या गिरवी के हस्तांतरण के बारे में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश मानने होंगे, जमीन पर लगने वाले कर का निर्धारण कैसे होगा, अगर पानी का टैक्स है तो वो भी शामिल। अच्छा, टैक्स का निर्धारण भी। हाँ, अगर जमीन का मालिक नाबालिग है तो उसके लिए अभिभावक कैसे नियुक्त होगा, अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नियम और कोई भी अन्य विषय जिसे निर्धारित करना जरूरी समझा जाए। बाप रे, ये सब नियम बनाने से पहले उनका पूर्व प्रकाशन जरूरी है। ये तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पर सरकार नियम बना सकती है। इससे लगता है कि अधिनियम तो ढांचा देता है, लेकिन असली कामकाज इन नियमों के आधार पर ही चलता होगा। बिल्कुल, नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या इस 1948 के अधिनियम ने किसी पुराने कानून की जगह ली थी? हाँ, इसने कुछ पुराने कानूनों को निरस्त किया था, मतलब रिपील किया था। अच्छा, रिपील किया था। हाँ, अनुसूची में 3 अधिनियमों का जिक्र है जिन्हें इस कानून ने खत्म कर दिया। पंजाब चकबंदी अधिनियम 1936। 1936 का? हाँ, फिर पंजाब चकबंदी संशोधन अधिनियम 1940 और पंजाब चकबंदी संशोधन अधिनियम 1945। तो ये 1948 का कानून इन पुराने कानूनों की जगह लाया गया था। जी हाँ। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हमने देखा कि ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स एक्ट 1948 के अध्याय 4 और 5 चकबंदी अधिकारियों को जमीन पर जाने, निशानदेही करने, लोगों को तलब करने जैसी अहम शक्तियां देते हैं। साथ ही कुछ बड़े सिद्धांत भी स्थापित करते हैं, जैसे सरकार की निगरानी का अधिकार, साझे इस्तेमाल की जमीन का बंटवारा न होना, सिविल अदालतों का दखल न होना और नेक नियति से काम करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा मिलना। बिल्कुल सही। ये कानून एक तरह से जमीन के प्रबंधन को कुशल बनाने, यानी चकबंदी को बढ़ावा देने और जमीन के और छोटे टुकड़े होने से, मतलब विखंडन निवारण के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। हाँ। साथ ही ये भूस्वामियों और पूरे गांव के समुदाय, खासकर साझी जमीन के मामले में, के अधिकारों और प्रक्रियाओं को भी परिभाषित करता है। यह अपने आप में एक जटिल लेकिन जमीनी हकीकत से जुड़ा महत्वपूर्ण कानून है। और ये सारी चर्चा ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स चकबंदी और विखंडन निवारण अधिनियम 1948 के अध्याय 4 और 5 के प्रावधानों पर आधारित थी। हाँ, और यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए है। जी। सुनने वालों को ये सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित कानूनी प्रावधानों को स्वयं सत्यापित करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये था इस कानून के कुछ अहम पहलुओं पर हमारा विश्लेषण। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, 1948 में बना ये कानून आज की तेजी से बदलती कृषि और ग्रामीण समाज की जरूरतों को किस हद तक पूरा कर पा रहा है? क्या इसके प्रावधान आज भी उतने ही प्रासंगिक है? इस पर विचार किया जा सकता है।